जी में। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। घर के अंदर अलमारी और उसके सेल्फ की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस घर में रात के अंधेरे में जो कुछ भी हुआ उससे पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। उदयपुर के कानोड़ इलाके में जहां पुलिस वालों के साथ साथ आम लोगों की भीड़ लगी है वो नगर सेठ का घर है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात करीब 2 बजे के बाद 4 लुटेरे घर के अंदर घुसे और नगर सेठ को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद बड़े आराम से लुटेरों ने घर का कोना कोना छान मारा और अपने साथ करीब 2 करोड़ का माल उड़ा ले गए। नगर सेठ का कहना है कि लुटेरे करीब 15 लाख की नकदी, 1 किलो सोना और करीब 40 किलो चांदी अपने साथ ले गए। इस वारदात की खबर मिलते ही कानौड़ थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से ये क्रशर प्लांट यूं ही बंद पड़े हैं। ना तो यहाँ कोई काम हो रहा है और ना ही ऐसी कोई उम्मीद है कि ये क्रशर फिर से कब स्टार्ट होंगे। क्रशर बंद होने की वजह से इनके मालिक और ठेकेदारों को तो बड़ा घाटा हो ही रहा है, साथ ही मजदूरों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में ये क्रशर प्लांट रॉयल्टी नाकाधारियों और क्रशर संचालकों के बीच विवाद की वजह से बंद पड़े हैं। क्रशर संचालकों का कहना है कि उनसे जबरन ज्यादा रॉयल्टी वसूली जा रही है और इसके लिए हरियाणा के कुछ बदमाशों को काम पर लगा रखा है, जबकि रॉयल्टी नाकाधारियों का कहना है कि क्रशर संचालक तय रॉयल्टी देने में आनाकानी करते हैं। इस विवाद की वजह से 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई थी, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे और उसी के बाद से ये क्रशर बंद हैं। हम इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि यहाँ पे 3 दिन से हमारा व्यवसाय ठप पड़ा है और रॉयल्टी ठेकेदारों की मनमर्जी से हमारी लेबर थी उनका पैसा लग रहा है फालतू, और यहाँ पे गांव में इस तरीके की दहशत फैला रखी है उन्होंने। हाथों में अपनी फूटी किस्मत की पर्ची लिए झालावाड़ के एसपी दफ्तर में बैठी ये लड़की अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांगने आई है। ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने आई है जिन्होंने इसकी जिंदगी नर्क बना दी। ये लड़की झालावाड़ के ही बालता थाने इलाके की है। 2 महीने पहले इसके पिता ने 2 लाख की रकम लेकर इसे मनोहर थाना इलाके के हड़मातिया गांव के रहने वाले एक शख्स को बेच दिया था। पिछले 2 महीने से उस शख्स ने न केवल इस लड़की के साथ महापाप किया बल्कि इससे मजदूरी भी कराता रहा। जब इस लड़की ने मजदूरी करने से मना कर दिया तो उसने इस लड़की को 4 लाख रुपए में बेचने का प्लान बना लिया, लेकिन पीड़ित लड़की को आरोपी बेच पाता उससे पहले ही ये घर से भाग निकली और पास के गांव में छिप गई। और वहीं इसे कुछ लोग मिले जो इसे पुलिस के पास लेकर आए हैं ताकि आरोपी पिता और इसे खरीदने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सके। हमारे बाप ने 2 लाख में दिए। किसको बेची? मुरली सब हमारा पुटर कहवा तार बाप ने 2 लाख में लाया, 4 लाख में बेच देगा हमारे। इस लड़की की शिकायत पर झालावाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसे इंसाफ दिलाने का वादा भी किया है।
प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार और दुष्कर्म के बढ़ते मामलों से जहां प्रदेश की बदनामी हो रही है, तो दूसरी ओर महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य महिला आयोग के खाली पड़े पद इस मुश्किल को और गंभीर बना रहे हैं। 2 साल से ज्यादा समय से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होने से महिलाओं को न्याय नसीब नहीं हो पा रहा। तो पेंडेंसी मुझे लगता है 50,000 के करीब हो गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ी, मैं सोचती हूँ कि नेग्लिजेंस है आयोग को लेके राज्य सरकार की। जो महिला से संबंधित एक ऐसी संस्था है उसको जीरो कर दिया। महिलाएं दर दर भटक रही हैं। आज भी महिलाएं जो राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं, उनको पता ही नहीं कि आयोग की मैं अध्यक्ष अब नहीं हूँ। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में हैं। साल 2020 के शुरुआती 8 महीनों में महिला संबंधी अपराध के 22,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि 22,000 में से करीब 8,000 प्रकरणों की जांच पेंडिंग चल रही है। महिला आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, जिसका पुलिस और अन्य संस्थाओं पर दबाव बना रहता है। राजस्थान में 20 अक्टूबर 2018 को महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था। उसके बाद से आयोग केवल अधिकारियों के भरोसे ही चल रहा है। त्योहारी सीजन में मिलावट वाले हैवान लोगों की जान को मुश्किल में न डाल दें, इसके लिए सरकार पहले से ही सतर्क है। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में 16 अक्टूबर तक के लिए विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। मोबाइल सेफ्टी लैब के साथ खाद्य अधिकारियों की टीम जगह जगह जाकर दूध और दूध से बने उत्पादकों के सैंपल इकट्ठे कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खाद्य अधिकारियों को खाद्यान्न वस्तुओं, दूध और दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नमूने लेने और उसकी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संभागीय स्तर पर उपलब्ध फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी का भी इस अभियान में समुचित उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य सामग्री और अधिक से अधिक सुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करें, जिससे कि संक्रमण और अन्य प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहने में मदद मिल सके। त्योहारी सीजन में मिठाइयां बनाने में उपयोग होने वाले मावे में मिलावट की रोकथाम के लिए 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोरोना काल में सरकार की तरफ से आम लोगों को मिली राहत का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। सूचना का अधिकार कानून बनने के 15 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित वेबिनार में सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है और ये भी कहा है कि सोशल ऑडिट करवाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में दी गई सरकारी सहायता का सोशल ऑडिट करवाने का सुझाव सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने दिया था। कोरोना काल में सरकारी राहत के नाम पर गरीब लोगों को 3,500 की सहायता राशि, मुफ्त में राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी मदद का सोशल ऑडिट होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दौसा में 18 अक्टूबर तक न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महवा पंचायत समिति में ये कार्यक्रम महारी योजना महारो अधिकार मुहिम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि हर साल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। महुआ पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। 10 दिन तक ये शिविर चलेगा और वहाँ लोगों को जो उपस्थित आमजन है उनको अधिक से अधिक शिविर के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहे हैं योजनाओं की और अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। मेरा पंचायत समिति महुआ के निवासियों से यह आग्रह है कि क्योंकि न्याय उनके द्वार पर आया है, इसलिए वो अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए वे तालुका विधिक सेवा समिति महुआ या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो दौसा है उसके कार्यालय में या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाथों में मेडल लिए रिकॉर्ड बुक दिखा रही ये 6 साल की खौरवी है। अजमेर की रहने वाली खौरवी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसे ग्रैंड मास्टर के खिताब से नवाजा है। खौरवी को ये खिताब
विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 132 मिनट में 1000 फोटो क्लिक करने की वजह से मिला है। खोरवी पहली क्लास में पढ़ती है और फोटोग्राफी उसने अपने पिता से सीखी है। खोरवी के पिता कहते हैं कि उन्हें फोटोग्राफी का शौक है और उन्होंने 4 साल की उम्र में ही खोरवी को फोटोग्राफी सिखाना शुरू कर दिया था और आज खोरवी राजस्थान की सबसे छोटी फोटोग्राफर है। खोरवी को मिले इस सम्मान से खोरवी के साथ साथ उनका पूरा परिवार और अजमेर के लोग खुश हैं और सब कह रहे हैं कि नाज है उन्हें अपनी नन्ही खोरवी पर। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने वाले अजमेर के युवा सार्थक मित्तल चकाचौंध वाली जिंदगी छोड़कर गांव लौट आए हैं। मुंबई आईआईटी से एनर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी में एमटेक करने वाले सार्थक अब गांव में किसानी कर रहे हैं। अपने पैतृक गांव की जमीन पर उन्होंने जैविक खेती शुरू की है और आसपास के किसानों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो उनको मिल जाए। और एक बार जब थोड़ा सा माल निकलना चालू हुआ तो मैं किसानों को ऑन द लार्जर स्केल आई कैन अप्रोच देम, आई कैन मोटिवेट एंड आस्क देम टू कन्वर्ट। जैविक खेती के खट्टे मीठे अनुभव के आधार पर सार्थक का मानना है कि ये काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में बहुत जल्द जैविक खेती की क्रांति आएगी। अल्टीमेटली देखो, टारगेट ये है कि अब ये एक सोच है, सोच को वास्तविकता में लाने में कितना समय लगता है वो उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बट सोच बिल्कुल ऐसी है कि धीरे धीरे ना सिर्फ अजमेर, ना सिर्फ राजस्थान, बल्कि पूरा भारत एक जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। सार्थक को उम्मीद है कि उनके इस मिशन से किसान जुड़ेंगे और अजमेर से जैविक खेती प्रोत्साहन और सिंगल विंडो मार्केटिंग से समाज और किसान दोनों की सेहत को सुधारा जा सकता है। 5000 ऑफ सीजन में जब अनाज वगैरह नहीं होता है तब 5000 के लगभग कबूतर इस चबूतरे में चुग के सुबह और शाम 150 केजी लगभग अनाज है जो कबूतर चुगा डाल देते हैं और चुगा लेते हैं। पक्षियों के इस तो चले बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। तेलंगाना के यदाद्री से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार कुछ मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मारती नजर आ रही है। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक हादसे के वक्त कुछ गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थीं, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। फिर ट्रैफिक पुलिस ने आगे जाने का इशारा किया और ट्रैफिक पर खड़ी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस दौरान पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सामने की गाड़ियों को रौंदती हुई निकल गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद 3 मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग सड़कों पर बिखर गए, जबकि एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है, जबकि एक बुरी तरह से घायल हुआ है। दिल्ली के करोलबाग इलाके से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बीजेपी नेता ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से गलत भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिन पहले अपनी गाड़ी को सड़क पर गलत तरीके से पार्क किया था, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने वहां से उठा लिया, जिस पर वो बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए और गाली गलौज पर उतारू हो गए। वो बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले को बेइज्जत करने के साथ धमकाते दिखे। नौकरी करना भगा दूंगा। शोर शराबा सुनकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन गुस्साए बीजेपी नेता लगातार रौब दिखाते नजर आए और उन्होंने गाली गलौज करना भी बंद नहीं किया। इसको बताऊंगा। इस बीजेपी नेता के काफी देर तक बदसलूकी करने के बावजूद वो ट्रैफिक पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने बदसलूकी करने वाले नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोरोना के खतरे के बीच बिहार में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी गई। चुनाव में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाव वाली किट तैयार की जा रही है, जिसका नाम कोविड प्रोटेक्शन किट रखा गया। ये सभी किट चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएंगी, जिससे कि वो कोरोना से खुद का बचाव कर सकें और मतदान की प्रक्रिया में कोई रुकावट भी ना आए। इस प्रोटेक्शन किट में एक 100 ml का सैनिटाइजर है, फेस शील्ड है, 6 मास्क है और 2 हैंड ग्लव्स है। पटना के ज्ञान भवन में इन किटों की पैकिंग की जा रही है, जिन्हें तैयार करने में सैकड़ों लोग जुटे नजर आए। अभी इन्हें पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें तकरीबन 40,000 बूथों पर मतदान से पहले भेजा जाएगा। इसका उपयोग मतदान कर्मी मतदान कराने के समय करेंगे, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में वो मतदान करा सके।
समय पर इन किटों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन रात इस काम को पूरा करने में लगे दिखे। इसके अलावा बूथों पर वोटरों के लिए सैनिटाइजर और मास्क का भी इंतजाम किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया जिले की बनमनखी चीनी मिल पर चुनावी मौसम में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। लोगों ने एक बार फिर 3 दशक से बंद पड़ी इस चीनी मिल को शुरू करने की मांग की, जबकि मिल की बदहाली के लिए विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। हालांकि बनमनखी की चीनी मिल किसी जमाने में बिहार ही नहीं दुनिया की सबसे आधुनिक मिल कही जाती थी, लेकिन अब यह मिल खंडहर हो चुकी है। देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कभी इसी चीनी मिल से इलाके के हजारों परिवारों का पेट भरा करता था। पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा करता रहा है। कोई भी पार्टी के नेता आता है तो यही कहता है कि इस साल ये चीनी मिल शुरू हो जाएगी, और एक बार फिर नेता आते हैं और वही सियासत शुरू हो गई है। नेताओं के वादों से अब लोग भी ऊब चुके हैं। आप हमको वोट दीजिए, यदि हम जीत करके गए तो इस शुगर फैक्ट्री को अवश्य चलवाएंगे, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो सारी बातें वो भूल जाते हैं। 2005 से बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार ऋषि इलाके के विधायक हैं। मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वादा करने के बावजूद चीनी मिल शुरू नहीं करवा पाए। इसीलिए कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला बोला। 15 वर्षों से वो ऋषिदेव साहब ये बात कहते कहते नहीं थके हैं कि चीनी मिल अब चालू हुई, तब चालू हुई, अब चालू हुई। हर रोज वो ये बात कहते हैं। हालांकि सरकार ने तो अब एजेंडा ही बदल दिया। जेडीयू का दावा है कि सरकार इस मिल को नई उद्योग नीति के तहत निजी हाथों में देना चाहती है। विभाग अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, जो राज्य सरकार की नई उद्योग पॉलिसी है उसके तहत। और अन्यथा अगर चीनी मिल वहाँ नहीं लग पाएगा तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करके कई छोटी छोटी इंडस्ट्री का वहाँ पे निर्माण होगा। पूर्णिया में चीनी मिल होने के कारण कभी गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन इसके बंद होते ही किसानों ने भी गन्ना उगाना बंद कर दिया। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा जनता ने हिट कर दिया, तो वहीं आगरा में 90 साल के बाबा का ठेला है जो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। कमाई अब तो कमाई कुछ नहीं हो रही है। अब तो जो मिल जाए 250-200 रुपया, वो 250-200 का बिक जाता है, तो क्या फायदा क्या है? अब क्या करें बोलो, फिर उसके लिए चाहिए खाने के लिए थोड़ा बहुत तो मिले तो खाएं तो सही। हम मालूम लॉकडाउन के पहले तो अच्छा हो रहा काम, लॉकडाउन के बाद में तो धंधा पानी नहीं है, जो कुछ मिल गया 200-250। बुजुर्ग बाबा कांजी बड़े बनाने का काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। बाबा का बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। भरे मन से बाबा कहते हैं कि दिन भर में 250 की कमाई हो जाती है, लेकिन खर्च नहीं चल पाता। थोड़ा बहुत मिल जाता है तो थोड़ा बहुत समझ यार क्या करें, वो करना पड़ेगा। और क्या करें, मर जाए क्या करें, वो तो जो मिलता है वो तो करना पड़ेगा। ये काम को 40 साल के लिए हो चुकी। 40 साल जी हाँ। न्यूज 18 की टीम ने बाबा की पीड़ा को समझा और जनता के सरोकार को समझते हुए बाबा की दुकान से बड़े लेने की अपील की। बाबा की दुकान आगरा के कमला नगर में सजती है। आगरा का हर व्यक्ति बाबा के कांजी बड़े को जानता है, लेकिन आधुनिकता ने बाबा के ठिकाने से मुंह मोड़ लिया है। तो चलिए सबसे आखिर में 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने गोल्फ कार्ट रैली निकाली। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन वहां कुछ राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में फ्लोरिडा से सामने आई तस्वीरों में वोट देने निकले सैकड़ों लोगों ने खुलकर अपनी पसंद का इजहार किया। जो बाइडेन के समर्थन में करीब 500 गोल्फ कार्ट सड़कों पर दौड़ती नजर आई। उन पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के नाम के पोस्टर लगे दिखे। अपने नेता के समर्थन में पोस्टर आम बात है, लेकिन एक गाड़ी पर लिखे नारे ने तो सबका ध्यान खींचा। पोस्टर पर लिखा दिखा कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी जो बाइडेन के साथ हैं। इलेक्शन दफ्तर के बाहर भी कई लोग जो बाइडेन के समर्थन में बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ हमलावरों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस घटना को उन्होंने अंजाम क्यों दिया, अभी इसकी जांच जारी है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग पुलिस स्टेशन पर पटाखों और पत्थरों से हमला करते नजर आए। सड़क से छोड़े गए कई पटाखे पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर भी जाते दिखे। पटाखों से लगातार हो रहे हमलों की वजह से मौके पर आतिशबाजी जैसा नजारा दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपियों को रुकने की काफी चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने सभी को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से दूर भगा दिया।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक बस को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से बस का ड्राइवर ट्रेन को नहीं देख पाया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन इससे पहले कि बस क्रॉसिंग पार कर पाती, ट्रेन ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती दिखाई दी। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गेट नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन बस जैसे ही पटरियों के बीच में पहुंची, दूसरी तरफ से आई एक तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस दूसरी तरफ घूमकर पलट गई। जोरदार टक्कर की वजह से बस के परखचे उड़ गए, जबकि उसमें सवार 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। कराबाख पर कब्जे की जंग लड़ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ सीज फायर कुछ मिनट भी नहीं टिक सका। रूस की मध्यस्थता में करीब 10 घंटे तक चली एक बैठक के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे, लेकिन ये समझौता 10 मिनट भी नहीं टिक सका। जल्द ही दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाने लगे। कुछ देर के लिए खामोश हुई तोपें दोबारा आग उगलने लगी। दोनों देश एक बार फिर जंग में उलझ गए। अजरबैजान की तरफ से हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाते नजर आए। अजरबैजान ने दावा किया कि समझौते वाले दिन हुए इन हमलों में उसने आर्मेनिया के 5 टैंक, 15 बख्तरबंद गाड़ियां और कई तोपें तबाह कर दी। बड़ी तादाद में आर्मेनियाई सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया गया। जवाब में आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन समझौता मानना तो दूर, दोनों देशों ने रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा में हुई जबरदस्त बमबारी की वजह से कई मकान तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रिहायशी इलाके में एक बम गिरता दिखाई दिया। हमले के वक्त एक आदमी सड़क से गुजर रहा था कि तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। हालांकि वो आदमी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कई दूसरों की जान चली गई। इसी तरह आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाख के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सैनिकों के साथ कई आम लोग भी मारे गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना के बावजूद सैकड़ों लोग अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए। वहां बास्केटबॉल लीग NBA के फाइनल मुकाबले में लॉस एंजलिस लेकर्स टीम ने मायामी की टीम को हरा दिया, जिसके बाद तो लॉस एंजलिस लेकर्स के समर्थक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर जैम लगा दिया और डांस करने लगे। जश्न में डूबे लोग जरूरी दूरी के नियमों को भूल गए। कईयों ने तो अपने मास्क भी उतार दिए। कुछ लोग तो बीच सड़क पर अपनी गाड़ियों से स्टंट दिखाने लगे। भीड़ की वजह से सड़कें बंद हो गई। कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। जैम में फंसे लोग भी भीड़ के साथ जश्न में शामिल हो गए। भीड़ को रोकने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी तैनात किए गए थे, लेकिन लोगों के आगे उनकी भी एक नहीं चली।